नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी गई मिड टर्म के सैंपल पेपर को क्लास 9 के लिए है। प्यारे बच्चों, विषय है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम DOE की तरफ से दिए गए सैंपल पेपर को कर रहे हैं। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से आप कर सकें, जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो प्यारे बच्चों, हमने सैंपल पेपर के 2 वीडियो यानी कि 2 पार्ट की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 3 हमारा ये है। ठीक है, यानी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड की वीडियो को ज़रूर देखें। तो पार्ट फर्स्ट के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट किए थे, और पार्ट सेकेंड में हम क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने कंप्लीट किया था। ये हमारी पार्ट सेकेंड की वीडियो में है। तो आज की वीडियो में जो हम कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 40 तक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 से, यानी कि खंड घ में, यानी कि सोर्स यानी कि केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चन होंगे, यानी कि पैराग्राफ पे। ठीक है, तो चलिए हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप ही पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक है, इस पैराग्राफ पे ही सारे क्वेश्चन हैं। प्यारे बच्चों, विभिन्न गतिविधियों को 3 मुख्य क्षेत्रों अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग शामिल है। व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं, बीमा आदि ये सभी क्या है, तृतीयक क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, अब है क्या कि इस क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनते हैं आपके हैं कि आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया। तो चलिए देखते हैं कि बाजार क्रिया क्या है। तो बाजार क्रिया में क्या होता है कि वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए क्या पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, यानी कि जिन कार्यों को करने या उत्पादन करने के लिए हमें क्या अगर पैसे मिलते हैं, यानी उस पैसे के उद्देश्य के उत्पादन करते हैं, तो बाजार क्रिया हो गई। इनमें सरकारी सेवाएं सहित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन भी शामिल है। ठीक है, और गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय होता है स्व उपयोग के लिए उत्पादन, यानी कि देखिए जब किसी वस्तु का उत्पादन हम अपने लिए करते हैं तो वो क्या हो गया, गैर बाजार क्रिया हो गई। ठीक है, अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 36 का फर्स्ट है बच्चों कि राष्ट्रीय आय के मूल्यवर्धन में शामिल है। तो राष्ट्रीय आय के मूल्यवर्धन में क्या क्या शामिल है। ऑप्शन ए है कि प्राथमिक क्षेत्र से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, बी ऑप्शन है कि द्वितीयक क्षेत्र से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, सी है कि तृतीयक क्षेत्र से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर राष्ट्रीय आय के मूल्यवर्धन में जो शामिल है वो सभी है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि चावल की खेती किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। देखिए यहाँ पर खेती की बात आ रही है, जब खेती यानी कृषि की बात हो रही है, तो चाहे चावल की खेती हो चाहे किसी चीज़ की भी खेती हो, वे सभी क्या है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर अगर 36 सेकेंड की क्वेश्चन की बात होती है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश के क्वेश्चन को देख लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं 36 का कि कोरियर सेवाएं एक उदाहरण। देखिए आप प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र तीनों को सही से पढ़ लीजिए एग्जाम्पल से, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जो आपको सोचकर उसका आंसर देना है। जैसे यहाँ पर कोरियर आ गया, कभी कभी ATM आपसे पूछ दे, तो ये सभी आते हैं तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात की जाए 36 में थर्ड में, तो 36 थर्ड का जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। 36 का 4 यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि वे क्रियाकलाप जो वेतन या लाभ के लिए की जाती है क्या कहलाती है। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि वे सारे क्रियाकलाप जो वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती है तो उसे हम कहते हैं कि बाजार क्रिया। तो 36(4) का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए बाजार क्रियाएं, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं 36 का 5 क्वेश्चन यहाँ पर है कि किचन गार्डन में खुद के लिए इस्तेमाल के लिए सब्जियां उगाना किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। देखिए बच्चों, जब किसी सब्जी या किसी का क्रियाकलाप को करने की अगर हम लाभ के या वेतन के उद्देश्य से की जा रही है तो बाजार क्रिया हो गई, लेकिन वही उत्पादन जो है स्वयं के उपयोग के लिए की जा रही है तो उसे हम गैर बाजार कहते हैं। तो यहाँ पर 36 में यही बताया गया है, किचन गार्डन में खुद के इस्तेमाल के लिए यानी खुद के यूज के लिए सब्जी उगाई जा रही है, तो ये जो गतिविधि हो जाएगी किस में आ जाएगी, गैर बाजार क्रिया में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 36 का 5 में ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, करेक्ट है। तो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश के पैराग्राफ को पढ़ लेंगे आप, इंग्लिश के पैराग्राफ के साथ साथ सीधे ऑप्शन सही कर लेंगे अपना पढ़ने के बाद, यानी कि 36 के इसमें पहले में डी सही कर लेंगे, 36 के 2 में क्या करेंगे आप सही करेंगे, 36 के 2 में आपको ए कर लेना सही, 36 के 3 में आपको क्या कर लेना है कि सी सही कर लेना है, 36 के 4 में आपको क्या कर लेना है बच्चों, 36 के 4 में आपको ए कर लेना है मार्केट एक्टिविटी, और 36 के 5 में आपको क्या कर लेना है कि नॉन मार्केट एक्टिविटी। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। ठीक है, पैराग्राफ को पढ़ेंगे आप सबसे पहले कि सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है और यह पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है और इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गौर्ज का निर्माण करती है। तो इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जो हैं जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में कश्मीर क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, और सिंधु नदी क्या करती है कि बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी क्या है दक्षिण की तरफ बहती हुई अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में क्या है मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग क्या है पाकिस्तान में इसका स्थित है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ था प्यारे बच्चों, पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, सीधे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 37 क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदी है। आपको बताना है कि इन सभी में से कौन सी ऐसी नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है बच्चों, तो 37 फर्स्ट की अगर देखा जाए तो यहाँ पर जास्कर जो है, नुब्रा है या श्योक है, ये सभी क्या है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए 37 का 2 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि कश्मीरी क्षेत्र में सिंधु नदी से कौन सी नदी मिलती है, यानी कि कश्मीरी क्षेत्र में सिंधु नदी से कौन सी नदी मिलती है आपको बताना है। तो अभी हमने देखा था कि बहुत सारी नदियाँ थी। ठीक है, यहाँ पर देखो जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा सारी मिलती है। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन में हुंजा दे रखा है, यानी 36 का ए यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे 37 का 2 में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं 37 का 3 है कि सिंधु नदी का उद्गम है, सिंधु नदी का उद्गम है यानी कि सिंधु नदी निकलती कहाँ से। ठीक है, आपको बताना है। तो 37 का जो 3 का क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था कि तिब्बत से निकलती है, यानी कि 37 का 3 का ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए 37 का 4 जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी से मिठानकोट में मिलती है। तो सिंधु नदी से अभी हमने देखा था मिठानकोट में तो कुछ नदियाँ थी जो मिली थी। तो इसमें से 37 का जो हम देखा जाए 37 का 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड और सेकेंड। ठीक है, तो थर्ड और सेकेंड क्या, यानी कि रावी नदी भी थी, चेनाब भी था। तो थर्ड और सेकेंड के लिए ऑप्शन कौन सा है बच्चों, यहाँ पर डी। ठीक है, 37 का 4 ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं 37 का 5 है कि सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है। तो अभी हमने देखा था जो सिंधु नदी है भारत में वो लद्दाख से प्रवेश करती है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
तो इंग्लिश में भी ठीक बच्चों इसी तरह से फटाफट देख लेंगे इसका आंसर कि 37 का पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दिस। 37 का 2 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द हुंजा। 37 का 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिब्बत, ठीक है। और 37 का 4 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं 37 का जो 4 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ली सेकेंड और थर्ड यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और जो 5 है 37 का 5 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लद्दाख, ठीक है। क्वेश्चन 38 के लिए आप पैराग्राफ पढ़ेंगे बच्चों, जल्दी फटाफट पढ़ेंगे कि हरियाणा में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोक दल नामक अपनी एक नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए क्या कर्ज माफ़ कर देंगे, ठीक है। यानी देखिए जो पैराग्राफ की जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सीधे ऑप्शन से यानी कि पैराग्राफ से ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने वायदा किया था कि उनकी सरकार का यह पहला काम होगा। लोग तब की सरकार से क्या है नाखुश थे। देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए लोग, इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोक दल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोक दल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से क्षेत्र पर जीत मिली थी, ठीक है। क्षेत्र पर जीत मिली तो लोक दल को अकेले ही क्या 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ क्या 5 सीटें लगी थी। तो अब इसी पर आधारित क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा आपको समझ कर भी आंसर देना है। 38 फर्स्ट पूछा जा रहा है कि 1985 में हरियाणा राज्य में किस राजनीतिक दल का शासन था। देखिए बच्चों अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1982 में क्या है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। तो आपको पता है कि जब 1982 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तो कोई भी सरकार बनता है तो 5 साल के लिए वहाँ पर उसका शासन होता है। तो यहाँ पर 85 पूछ रहा है बच्चों, तो 85 में कांग्रेस की सरकार ही होगी, ठीक है तब तक। यानी कि 38 के फर्स्ट में जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कांग्रेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि 38 के सेकेंड में क्वेश्चन में क्या है कि लोकदल पार्टी की स्थापना किसने की। तो अभी हमने पढ़ा था कि लोकदल पार्टी की जो स्थापना है चौधरी देवीलाल ने किया था, यानी कि 38 के 2 में सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि 38 के थर्ड के जो क्वेश्चन है कि 1987 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस दल की जीत हुई। तो अभी हमने देखा था तो लोक दल की जो पार्टी है इसका जीत हुआ था, यानी 38 का थर्ड हो जाएगा, थर्ड लोक दल, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन 4 है 38 का 4 है यहाँ पर कि हरियाणा में न्याय युद्ध यानी कि हरियाणा में न्याय युद्ध आंदोलन की अगुवाई किसने की। तो हरियाणा में जो न्याय युद्ध आंदोलन की जो अगुवाई किया था ये चौधरी ने किया था, यानी कि चौधरी देवीलाल ने किया था, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 38 का 5 दे रखा है कि 1987 में हरियाणा में हुए विधानसभा के चुनावों के दौरान चौधरी देवीलाल के क्या चुनावी वायदे थे। तो प्यारे बच्चों 38 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है किसानों की कर्ज माफ़ी, दूसरा है कि छोटे व्यापारियों की कर्ज माफ़ी, तीसरा है बड़े उद्योगपतियों की कर्ज माफ़ी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा यानी कि सही कथन है पहला था कि जब चुनाव की बात आई थी तो देवीलाल ने इन्होंने वादा किया था किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए और छोटे व्यापारियों की कर्ज माफ़ी के लिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन सेकेंड और थर्ड किस में है तो ऑप्शन डी में है, ठीक है। यानी कि 35 से 38 के 5 में जो क्वेश्चन है राइट आंसर ऑप्शन डी। एक मिनट बच्चों, प्यार बच्चों यहाँ पर जो पहला दूसरा ऑप्शन सही है ना, तो आपको इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी सही है करेक्ट, ठीक है। कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। हाँ क्योंकि पहला दूसरा ऑप्शन सही है बच्चों, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही होता है, ठीक है। चलिए 36 क्वेश्चन है 38 का 6 पॉइंट के निम्नलिखित में से सही कथन और कथनों की पहचान करना आपको है। पहला है कि यानी कि 38 का जो 6 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन
डी, क्योंकि देखिए सारे कथन सत्य है। यहाँ पर है कि लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों के राज्य 1987 विधानसभा में स्पष्ट बहुमत मिला, यह कथन भी सही था। दूसरा है कि लोकदल को अकेले 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ, ये भी सत्य था। कांग्रेस को केवल 5 सीटें मिली, ये भी सत्य है। तो सारे जब कथन सत्य हैं तो उपयुक्त डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट हम इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं कि 38 के फर्स्ट में कौन सा सही था, ऑप्शन बी कांग्रेस। तो 38 के सेकंड में कौन सा क्वेश्चन सही था, ऑप्शन बी चौधरी देवीलाल। तो 38 के थर्ड में क्वेश्चन कौन सा सही है, 38 के थर्ड में डी है लोकदल पार्टी। 38 के 4 का है सी है चौधरी देवीलाल। ठीक है, और 38 के 5 का जो राइट आंसर है, 38 के 5 का बी है फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन। अब इसी प्रकार से जो 38 का जो 6 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है कि ऑल ऑफ द एबो, यानी कि सारे कथन सत्य है। ठीक है, चलिए तो 39 क्वेश्चन के देखते हैं। 39 में हम पढ़ते हैं कि नास्तिक विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबर का हक नहीं था, वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इसी नज़रिए में ब्लॉन्ड नीली आँखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उसके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्रकृति चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वह पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्रक्रिया कहा था, उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नाथियों की दलील बहुत सरल थी, नस्ल सबसे ताकतवर है, वह जिंदा रहेगी, कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाएगी। ठीक है, आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है और उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ थे बच्चों। इसके आधारित क्वेश्चन देखते हैं। 39 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि नाजी विश्व दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से किस नस्ल को श्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ पर जो नस्ल को श्रेष्ठ माना जाता था तो ये आपके आर्य लोग थे, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 39 सेकेंड में जो ऑप्शन है कि विकासवाद और प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो विकासवाद और प्रकृति चयन का जो सिद्धांत ये दिया था डार्विन ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 39 का थर्ड है हिटलर के अनुसार आर्यों का मुख्य शत्रु कौन था, तो आर्यों का मुख्य शत्रु जो था यहूदी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 39 फोर्थ है कि चार्ल्स डार्विन थे, तो यह एक क्या थे, प्रकृतिवादी थे, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 का 5 देखते हैं यहाँ पर कि हर्बर्ट स्पेंसर ने किसका विचार दिया था। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने जो विचार दिया था वह दिया था कि अतिजीविता का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ले लिए आप इंग्लिश वाले बच्चे पैराग्राफ को पढ़ लेंगे और ऑप्शन देखते चलेंगे कि 39 का फर्स्ट का जो सही है ये ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 का सेकेंड का राइट आंसर ऑप्शन 39 के सेकेंड का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्यार हो जाएगा डार्विन हो जाएगा। 39 का थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहूदी। ठीक है, और 39 का फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक क्या है प्रकृतिवादी था। और 39 का 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो अगला पार्ट यहाँ पर खंड अंगे है, ये मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों बहुत ही ध्यान से आपको देना है, 40 क्वेश्चन है। ठीक है, 40 का ये फर्स्ट है जो वर्ल्ड मैप पर आधारित होगा। इसमें 2 स्थान आपको दिखाना है, पहला है और दूसरा है। पहले में देगा कि वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में
मित्र राष्ट्र का हिस्सा था, यानी कि ए पर जो शो किया गया है उसको बताना है। जहाँ पर ए दिखाया गया है आपको बताना कि यह कौन देश है। तो ये देश होगा कि वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र का हिस्सा था। तो यहाँ पर देखिए मित्र राष्ट्र में आपके फ्रांस था, इंग्लैंड था, अमेरिका था इत्यादि था। सेकेंड में है बी कि वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का हिस्सा था। तो यहाँ पर बी में कौन सा था बच्चों, जर्मनी है, इटली है, ऑस्ट्रिया है इत्यादि सारे, जापान है, इसमें सारे थे। तो आपको बताना मैप में देख के। तो चलिए क्वेश्चन देख के मैप को बताते हैं बच्चों फटाफट। ठीक है, ये आपका है मैप है, ए और बी आपको दिखाना है। तो ये जो ए आपका है, यहाँ पर ए में आपको बताना है कौन सा देश है। तो ये में जो आपका देश है बच्चों इसको देखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ए में आप भर लेंगे। ठीक है, ए में भर लेंगे आप क्या भरेंगे, यूएसए यानी कि अमेरिका भर लेंगे। अब बी वाले पार्ट में आपको भर लेना है इटली। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं मैप के क्वेश्चन। बी वाले क्वेश्चन में आपको भरना है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र में किन्हीं तीन यानी कि चारों में से किन्हीं तीन को आपको फिल करना बच्चों। ठीक है, तो ये है कोंकण तटीय मैदान है, मालवा का पठार है, अनाईमुड़ी पर्वत श्रृंखला है और ये मालाबार तट है। तो चलिए मैप में देखते हैं बच्चों इनकी लोकेशन। यहाँ पर हम मैप में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे कि जो कोंकण तट है यहाँ पर कहाँ पर है। तो जो कोंकण तट है प्यारे बच्चों यहाँ पर महाराष्ट्र से लेकर आपका ये गोवा तक है। ठीक है, कोंकण का एरिया है, इसे मैप में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में दूसरा देख रहे हैं, आपको पूछा गया था कि मालवा का पठार कहाँ है। तो ये आप यहाँ पर देख पाए होंगे कि मध्य प्रदेश के ऊपर है लगभग। ठीक है, ये जो मध्य भारत का एरिया है इसे ये मालवा का पठार यहाँ पर है। ठीक है, और मालाबार तट कहाँ पर है, केरल के पास में आप देख पा रहे होंगे कि यह जो एरिया है मालाबार तट है। ठीक है, तो इस तरह से आप फिल करके मैप में भर सकते हैं। ठीक है, जब अब बात आती है कि अनाईमुड़ी पर्वत कहाँ पर है, तो केरल से थोड़ा सा केरल अर्थ में यहाँ पर पास में यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये आपकी कि अनाईमुड़ी पर्वत है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और सारे मैप को आप भर के जरूर जाएंगे, मैप की वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्यारे बच्चों, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल आपके लिए बनाई जा रही है। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट मिलता रहे हमारे साथ, ये मैं कामना करता हूँ प्यारे बच्चों। और फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।